हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जितने भी आपके टर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको, जिसमें हम लोगों ने देखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट हम किसको कहेंगे, एंड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, उसके क्या कारण हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला होगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चूँकि हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट में इस तरह के टर्म्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो इससे पहले कि हम उनके डायरेक्टली यूजेस पढ़ें, आइए देख लेते हैं मीनिंग क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, निकालते कैसे हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में NIT के नाम से भी जानते हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपली है क्या आपका, तो बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है नेट। अब जहाँ कहीं पे भी नेट वर्ड आता है तो आप समझ जाएं कि ये डिफरेंस को बता रहा है। ध्यान देना, जहाँ पर भी नेट वर्ड आएगा ना तो तुम समझ जाना कि ये डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये अंतर है, कंफर्म। अब अंतर है तो दो चीज़ों का अंतर होगा। किनके डिफरेंस को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहेंगे, तो वो आप ध्यान दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज के। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के अंतर को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, ये तो पक्की बात है। निकालेंगे कैसे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हुए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो नए टर्म्स आ गए हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज़। तो चलिए जान लें इनडायरेक्ट टैक्सेस हम किसको कहेंगे और हम सब्सिडीज़ से क्या समझेंगे। तो जो टर्म आपका है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे आप ये बात जान लो कि टैक्सेस जो कि एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। मैं आपको सिर्फ टैक्सेस के बारे में बतला रही हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट अभी नहीं है, सिर्फ टैक्सेस। तो टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, किसके ऊपर, तो ऑन द पब्लिक या फिर ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, एक तरह का कंपलसरी पेमेंट होता है ये, उसको हम टैक्सेस बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज के इनकम एंड प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाता है। इंडिविजुअल और किसी भी कंपनी कि जो भी संपत्ति होती है या जो भी इनकम होता है उसके ऊपर जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं उनको हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स, एक इम्पॉर्टेंट वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, दैट इज इनकम टैक्स। ठीक, वहीं दूसरी तरफ टैक्स का दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल और कंपनीज पे लगाया जाता है, किस पे, उनके इनकम और प्रॉपर्टी पे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जो कि अगेन गवर्नमेंट ही इम्पोज करते हैं, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज
के प्रोडक्शन और उसके सेल पे लगाया जाता है। शॉर्ट में याद रखने का तरीका, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगाए जाते हों उनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको आप याद रखना कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। दीज आर द टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। अब इम्पोज किया जा रहा है तो किसके ऊपर, तो ऑन द सेल, पहले प्रोडक्शन, बट ठीक है तुम ऐसा समझो, प्रोडक्शन एंड सेल, उत्पादन और बिक्री। किसके उत्पादन और किसकी बिक्री, तो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से लेकर के उनकी बिक्री तक की प्रक्रियाओं के बीच में के ऊपर, प्रक्रियाओं के ऊपर जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हों सरकार के द्वारा, उन्हीं टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसके कई तरह के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला तो आप जीएसटी ही ले लो, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप और भी टाइप ऑफ टैक्सेस ले सकते हो। फिलहाल क्या हुआ है कि जितने भी टैक्सेस हैं उनको मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया गया है, बट पहले काफ़ी अलग अलग टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिलते थे। फिलहाल आप और टाइप में जाओ तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया आपका, एक्साइज ड्यूटी हो गया आपका, कस्टम ड्यूटी हो गया आपका। इस तरह के जो टैक्सेस हैं, सेल टैक्स, ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो ये आपके हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनके और सब्सिडीज के बीच में जो भी अंतर होता है उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तुमको पता लग गया। नाउ अब जान लेते हैं कि सब्सिडीज किसको कहते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल भी जानना चाहो तो सपोज करो कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी बिक्री की चलो बात करते हैं। मान ले कोई टेलीविज़न है, सपोज करिएगा, और उसकी कीमत 500 रुपये है, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है 10% का। तो 500 का 10% जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो अगर ये टीवी बेचा जा रहा है तो बेचने के बाद इस टीवी की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, 550 रुपीज़ की। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो वर्क करते हैं, लगते हैं। प्रेजेंट टाइम पे आपको हर एक कमोडिटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इवन आप कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज करें, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करें, आप देखोगे बिल में मेंशन रहता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ कि प्रोडक्ट की कीमत इतनी है और उसके ऊपर आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, SGST, CGST के रूप में आपसे अलग अलग जो रेट है टैक्सेस का वो वसूला जाता है। एंड टोटल आपको ग्रॉस वैल्यू उस प्रोडक्ट का रहता है जो दैट यू हैव टू पे। सो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ अब बात करते हैं हमारे सेकंड टर्म की, दैट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? तो सब्सिडीज को तुम सिंपल सेंस में अगर समझना चाहोगे तो तुम उसको समझ सकते हो एक तरह की छूट। अभी ये छूट है, कौन देता है? तो देखो, गवर्नमेंट ना टैक्सेस लगाते हैं लोगों पे, तो टैक्स के रूप में पैसे वसूलते हैं। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज देते हैं, मतलब छूट देते हैं पैसों में। तो जनरली होता क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, या ऐसा समझो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस, जनरली गुड्स के केस में होता है कि गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज मिल जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे कोई सब्सिडी मिल गई है या LPG गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडी दे दी गई है, जिसमें आपसे टोटल वैल्यू जो उस प्रोडक्ट का है उससे कुछ कम कीमत वसूली जाएगी। सब्सिडीज अगर आपको मिल जाती है
तो एक सिंपल सेंस में आप इसको याद रखोगे, समझोगे, तो एक तरह की छूट होती है। अब है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या छूट लिख देंगे? नहीं। सब्सिडीज को आप डिफाइन करोगे, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली टू एन एंटरप्राइज और ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। सब्सिडीज जो होता है ये एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है प्रोडक्शन पर, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन पर। कोई सर्टेन गुड्स है जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट देश में बढ़वाना चाहते हैं, तो उसका प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के द्वारा बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं कि फाइनेंशियली उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर को कुछ छूट दे देते हैं और उसको हम सब्सिडीज़ कहते हैं। जिसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जैसे इंडिया में एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पर बेचे जाते हैं, उस पर सब्सिडीज़ दी जाती है। तो ये हो गए आपके क्या, तो ये हो गया आपका सब्सिडीज़ का एक एग्जाम्पल। अब सब्सिडीज़ की बात हमने कर ली, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बातें हमने कर ली। इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट ने तुम पे कितना टैक्स लगाया और तुमको कितना छूट दिया, इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होता है उसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट छूट भी देते हैं और गवर्नमेंट टैक्सेस के रूप में पैसे भी वसूलते हैं। तो छूट सब्सिडीज के रूप में दी जाती है और पैसे वसूले जाते हैं टैक्सेस के रूप में, और दोनों के बीच के अंतर को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में। अब सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही नहीं है जिसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि इसी की तरह हम और भी दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है आपका फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। ये दोनों टर्म का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड नेशनल इनकम। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ और मार्केट प्राइस का मतलब हम क्या समझेंगे वो आप समझ लो। सबसे पहले देखो, फैक्टर वर्ड जहाँ पे भी आ गया तो ध्यान में रख लें आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स हैं, शॉर्ट में इसको FC लिखते हैं। फैक्टर कॉस्ट ये क्या है? तो ये आपका वो सारा अमाउंट होता है फैक्टर कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्च है, या फिर इसको कहो कि ये वो सारा अमाउंट है जो कि पे किया जाता है। पेड टू, किसको पे किया जा रहा है? तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, अब क्योंकि ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दे कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के बदले में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन के बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी टोटल अमाउंट पे कर दिया जाता है उसी के सम को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप समझ लें ऐसा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया गया और उसमें क्या हुआ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंट्रीब्यूट किया, जिसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। मेन तो भाई यही चार हैं जिनकी बातें हम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा हुआ है। इन सबको हम क्या पे कर रहे हैं? लैंड को रेंट, लेबर को वेज,
कैपिटल को इंटरेस्ट, और इसमें एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट एडेड है। तो क्या हो रहा है कि जब आप इन सबको ऐड कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अभी अभी हमने देखा था कि मान लो कि कोई एक टीवी है, उसको प्रोड्यूसर सेल करता है 500 रुपये पे में। ये खैर बहुत पुरानी बात चल रही है, आप इसको जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि 500 रुपये की कोई टीवी मिल रही है, ठीक है। तो इस टीवी की कीमत 500 रुपये है। यहाँ पे ये जो 500 रुपये तय किया गया, ये कैसे तय किया गया? तो जितने भी फैक्टर्स ने उस टीवी के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया था, उस कंट्रीब्यूशन के बदले में उनको जो भी पैसा पे कर दिया गया, उसी का सम कर दिया गया और टीवी की कीमत निकाल ली गई। तो यहाँ पे ये 500 रुपये ना फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। ये 500 रुपये क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट के एग्जाम्पल को भी यहीं रहने देते हैं अब, और मीनिंग को भी। अब आप समझ लो कि मार्केट प्राइस किसको कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट तो ये हो गया, मार्केट प्राइस भी इसी की तरह साथ साथ में यूज होने वाला टर्म है, जिसको हम समझ लें कि इसके मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, जिसको हम एमपी कहेंगे शॉर्ट में। एंड मार्केट प्राइस is the price at which the product is actually sold in the market। देखो सुनने में ही समझ में आ रहा है कि मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो कीमत है वस्तु की जिस कीमत पर वो वस्तु, कोई भी सामान एक्चुअली बेचा जाता है, एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो किसी भी सामान को बनने में जो कीमत लगता है, उसी कीमत पे वो सामान बाजार में बेचा जाए, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं, तो तुम ध्यान देना कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से अलग है। यही इसी टीवी को लेकर के चलते हैं, और ये टीवी की कीमत 500 रुपये थी तब जब इसको फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ा, मतलब फैक्टर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन पर इस टीवी को बनाने में कितना खर्च पड़ा था, इसको निकाला था तो 500 रुपये था। अब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर को इस टीवी को बेचने पर टैक्स पे करना पड़ा, सेल्स टैक्स लग गया मान लीजिए। अब सेल्स टैक्स जो है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10% था, जिसकी वजह से इसको 50 रुपये सरकार को पे करने पड़ गए। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, इस टीवी की कीमत 50 रुपये में ऐड कर दिया, 500 रुपये में ऐड कर दिया वो अमाउंट जो इसको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार को चुकाना पड़ा। तो यहाँ पे जो टीवी की कीमत हो गई मार्केट में, वो इसकी कीमत बढ़ करके हो गई कितनी? 550 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट तो है ही है, साथ ही साथ जो टैक्सेस गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर के द्वारा चुकाने पड़ गए वो उसने चुका दिया, तो इसकी कीमत हो गई 550 रुपये। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, एक एक करके मैं तुमको समझा रही हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा था, प्रोड्यूसर ने उसको जोड़ दिया था कीमत में और टोटल मार्केट प्राइस ले लिया। अब क्या हुआ कि टीवी की कीमत 500 रुपये थी, प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट टैक्सेस चुकाना पड़ा कितने का? तो 10% का। और हमने अभी अभी देखा था कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस लेती ही नहीं, सब्सिडीज भी देती है। तो गवर्नमेंट ने सपोज इस प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के दौरान किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडीज दे दी, और मान लो कि सब्सिडी के तौर पर प्रोड्यूसर को छूट मिला, जिससे कि उनको वस्तु की कीमत 10 रुपये कम पड़ी। सब्सिडी मिली तो चीज़ें जो है बस थोड़ी सस्ती हो गई। तो क्या हुआ कि टैक्सेस के रूप में 50 रुपये देना पड़ा और गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये मिल गए। तो दोनों का जब अंतर निकाला, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाला, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया आपका 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। और ये 40 जो है प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस प्रोडक्ट की कीमत में ऐड कर दिया। तो पहले उसने क्या किया, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको गवर्नमेंट को पे करने पड़े वो उसने निकाला।
गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितनी सब्सिडीज मिली है उसने वो देखा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के बाद जो अमाउंट उसको मिला उसने उस टीवी की कीमत में उस अमाउंट को ऐड कर दिया जो कि है 40 रुपीज़। अब यहाँ पे टीवी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 540 रुपये। 500 रुपया उसका फैक्टर कॉस्ट, 40 रुपीज़ जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज के अंतर से निकाल करके सरकार के द्वारा ऐड कर दिया गया। तो मार्केट प्राइस को जब आप इक्वेशन के फॉर्म में देखोगे कि कैसे निकालेंगे एमपी मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस निकलता है आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और फैक्टर कॉस्ट है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका मार्केट प्राइस निकल आता है। वहीं जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें अगर यहीं पे इसी से, तो फैक्टर कॉस्ट आपका कैसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट निकलेगा मार्केट प्राइस में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। आप इस बात को ज़रा ध्यान से देख लें कि कैसे हमने क्या निकाला हुआ है। हमने कहाँ से शुरुआत करी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप जोड़ देते हो फैक्टर कॉस्ट में, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो खर्च हुआ उसमें, तो वो बन जाता है मार्केट प्राइस। अगर आपके पास मार्केट प्राइस है और उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, तब जो डिफरेंस आता है आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने में एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा। नाउ इसी के साथ फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सारे टर्म्स हमने आज कवर कर लिए हैं। अब एक और लास्ट टर्म जो रह जाता है इस चैप्टर नंबर 2 में, जो कि है इसी तरह से मिलता जुलता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जिसको शॉर्ट में कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जल्दी से देख लेते हैं ये क्या है। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, जहां पर भी नेट वर्ड देखोगे तुरंत समझ जाओगे अंतर की बात हो रही है, अंतर को बताता है। अब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भाई विदेशों की बात हो रही है, मतलब कंफर्म यहाँ पे आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम रिसीव किया जाता है आपके देश के लोगों के द्वारा जहाँ कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, और होता ये भी है कि बहुत अलग अलग जगह के लोग भी आपके देश में आकर के काम कर रहे हैं और इनकम रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि हमारे देश के लोगों के द्वारा एक्चुअल कितना इनकम रिसीव किया जा रहा है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं किससे, NFIA से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ये अंतर है फैक्टर्स इनकम जो कि कमाया जा रहा है कहाँ पे, अब्रॉड में, विदेशों में, और चूंकि सिर्फ हमारे ही देश के लोग दूसरे जगह पे जाके काम कर रहे हो ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि जो विदेशों के लोग, विदेशियों के द्वारा हमारे देश में से पैसा कमाया जा रहा है, उसको भी हम लेते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो हमने पे किया, किसको पे किया, अब्रॉड को। यहाँ पे टू वर्ड नहीं सही है, ऑन
अब ऐसे देखो कि जो भी इनकम हमारे देश के लोगों के द्वारा पे किया गया, जो भी इनकम हमारे देश के लोगों के द्वारा, इंडिया के केस में बात करते हैं, तो इंडियंस ने जो भी विदेशों से पैसा कमाया, उस पैसे में जब हम घटाते हैं उस पैसे को जिसको हमने विदेशों में पे किया, उसके बाद जो नेट डिफरेंस आता है उस अंतर को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से जानते हैं, दैट इज NFIA। ठीक है, NFIA। जो भी टोटल पैसा हमारे देश के लोगों ने कमाया और जो भी टोटल पैसा विदेशियों ने हमारे देश में कमाया, दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, पता लग जाएगा कि कितना टोटल पैसा हमने विदेशों से कमा लिया है। सो ये है आपका सिंपल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी की तरह नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है NFIA, आप ध्यान दोगे कि ये ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। क्योंकि ये सिंपल सेंस में अंतर है ना, तो ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे देश के लोगों ने विदेशों से जो टोटल पैसा कमाया उसका टोटल सम हमने किया तो वो है 100 करोड़, सपोज करिए ऐसा, और हमने जो टोटल पे किया अब्रॉड में अलग अलग देश के लोगों के द्वारा हमारे देश से जो भी टोटल पैसा कमाया गया हमने वो देखा, तो पता चला वो भी है 100 करोड़ का। इस केस में NFIA कितना निकल कर आएगा, तो वो हमारा निकल कर आएगा 0 हो सकता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे देश के लोगों के द्वारा जो टोटल पैसा विदेशों से कमाया गया वो 100 करोड़ है और हमने जो विदेशों में पे किया वो 50 करोड़ है। इस केस में हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 50 करोड़ का है, दैट इज पॉजिटिव, सो नेट फैक्टर इनकम कैन बी पॉजिटिव। ऑन दी अदर हैंड नेट फैक्टर इनकम मे बी नेगेटिव ऑल्सो। सो अगर मान लो कि हमने जो टोटल पैसा कमाया 100 करोड़ का सम किया और जो विदेशियों को हमने पे किया है, विदेशों को हमने जो टोटल पैसा पे किया फैक्टर इनकम के तौर पे, मान लीजिए कि वो 150 करोड़ का कर दिया। इस केस में अंतर निकाला तो वो आया -50 करोड़, दैट इज नेगेटिव। सो नेट फैक्टर इनकम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक, अब इसी के साथ हमारा ये जो टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसका भी इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे NFIA के साथ साथ देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि हमने आज के क्लास में पढ़ा क्या क्या है। तो हमने आज के क्लास में काफ़ी सारे छोटे छोटे टर्म्स कवर अप किए। सबसे पहले हमने पढ़ा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, अंतर है भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ का। हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस हम किसको कहते हैं, हमने वो डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है सब्सिडीज़ के बारे में, और फैक्टर कॉस्ट से हम क्या समझते हैं, मार्केट प्राइस से हम क्या समझते हैं, कैसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फैक्टर कॉस्ट में जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस निकल जाता है, कैसे मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, ये मैंने आपको बताया। और फिर हमने देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन भी तुम ऐसे करोगे और इसको कैलकुलेट भी ऐसे ही करोगे। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था, यूनिट 6 का ही चैप्टर 2, जिसमें हम बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमारा आज के क्लास से में ख़त्म हो जाता है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसी यूनिट के अंदर जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे,
और तब तक के लिए आप सबका काम है ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। एक बार आप इसको समझ जाओगे फिर आपको ये हर जगह पे काम आना है, मतलब पूरे यूनिट में आपको ये कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देगा। थैंक यू।